हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माउंट एजुकेशन। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं। उस वीडियोस के अंदर जो है मैंने आपको समझा रखा है कि लॉ पढ़ा किस तरीके से जाता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे, लेकिन एक बार और रीड कर लेते हैं। इन इंडिया द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ कंटेन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडिया के अंदर जो आपका लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। ये लागू कब से हुआ था? 1 सितंबर 1872 से। एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिज़नेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, इनन्यूमरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड बाय द पार्टीज़। जाके कोई डिस्प्यूट हो, आज ही हम उस पर जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आज ही दोनों पार्टीज़ जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं। तो सभी पार्टीज़ आपस में आजकल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं हर किसी बात पे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए इन द यूजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन देयर बिजनेसेस। कॉन्ट्रैक्ट्स आर द यूजुअल मेथड ऑफ द राइट एंड ड्यूटीज़ इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कॉन्ट्रैक्ट जो है आजकल बहुत यूजुअल मेथड बन गया है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर राइट एंड ड्यूटीज़ को डिसाइड करने के लिए कि किसका क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसको डिसाइड करने का आजकल सबसे यूजुअल मेथड बन गया है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इफ़ अ सप्लायर सोहन, एक सप्लायर है सोहन, हैज़ प्रॉमिस टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू अ मैन्युफैक्चर मोहन। देखो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक सोहन दूसरी मोहन। सोहन जो है वो सप्लायर है, सप्लाई करता है रॉ मटेरियल मोहन को, और मोहन एक मैन्युफैक्चर है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करता है और फिर उसको आगे फर्दर सेल करता है। सोहन ने मोहन से प्रॉमिस किया कि वो उसको सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक डेट पे। देयर इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? सोहन ने कहा मोहन से कि मैं तुम्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करूँगा। मोहन ने बोला ठीक है। तो एक ने ऑफ़र करा, दूसरे ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करा, तो दोनों के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब बेस्ड ऑन द प्रॉमिस, अब जो प्रॉमिस किया था सोहन ने मोहन को, उस बेस पे मोहन ने जो है विल प्लान हिज प्रोडक्शन शेड्यूल। मोहन ने अपना प्रोडक्शन शेड्यूल प्लान करा एंड एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर से जो है ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिए। नाउ अब जो है इफ़ द सोहन फेल्स टू सप्लाई रॉ मटेरियल इन टाइम, अगर सोहन फेल हो जाता है रॉ मटेरियल सप्लाई करने में समय पे, किसको? मोहन को, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज़ कमिट टू अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो सोहन ने जो प्रॉमिस किया था मोहन को, वो प्रॉमिस तोड़ा, और प्रॉमिस तोड़ा तो तोड़ने को हम कहते हैं ब्रीच। तो ब्रीच करा अपना प्रॉमिस, तो सोहन ने क्या करा? कमिट करा ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस उसने मोहन से किया था। तो मोहन कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉस ही वॉज सफर्ड। तो मोहन जो है क्लेम कर सकता है डैमेजेस, जो उसको नुकसान हुआ, फॉर द लॉस ही वॉज सफर्ड। Thus the purpose of the law of contract is to ensure that the expectation created by the promises of the parties are fulfilled। तो पर्पस क्या है इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? वो पर्पस ये है कि वो इंश्योर कराता है कि एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट होगी प्रॉमिस करने से, जो सोहन ने प्रॉमिस किया था मोहन को, अब मोहन की जो एक्सपेक्टेशन होगी, मोहन की क्या एक्सपेक्टेशन थी कि सोहन उसे टाइम पे जो है रॉ मटेरियल की डिलीवरी कर देगा, जिसके बेसिस पे जो है वो आगे अपने ऑर्डर को फुलफ़िल कर देगा, आगे जो उसे ऑर्डर मिले हैं अपने कस्टमर से उसको वो पूरे कर देगा। तो मोहन की एक्सपेक्टेशन हो गई सोहन से, तो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कराने की में मदद करता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट आर एनफोर्स्ड। एक तो हो गई एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हो जाए, साथ में जो ऑब्लिगेशन है
एक्सपेक्टेशन फुलफिल्ड हो गई। एंड ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस को क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है ड्यूटीज़। जो ड्यूटीज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट आर एनफोर्स, ड्यूटीज़ क्रिएटेड हो गई। अब सोहन की ड्यूटी थी कि वो मोहन को टाइमली गुड्स प्रोवाइड करवाए, और मोहन की एक्सपेक्टेशन थी कि सोहन जो है उसे टाइमली गुड्स प्रोवाइड करवा देगा। मोहन ने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी सोहन से, तो सोहन की ड्यूटीज़ फुलफिल हो ये भी ध्यान रखता है, और मोहन की एक्सपेक्टेशन पूरी हो ये भी ध्यान में रखता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखता है कौन? हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों को फुलफिल करा दिया जाए। अब एक शब्द आपने देखा एनफोर्स्ड। एनफोर्स का मतलब होता है पूरा करवाना, और अगर एनफोर्स शब्द जहाँ पर आता है इसका मतलब है अगर पूरा नहीं हुआ, किसी भी पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा, दोनों में से किसी भी पार्टी ने, तो उसके खिलाफ जो है अदर पार्टी कोर्ट में जा सकती है, दूसरी पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है। आप एनफोर्स का मतलब अभी इतना ही समझो, आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब मैंने एग्जांपल इसलिए इतना स्लो करवाया ताकि आपका जो है ना बेस कहीं पे भी कमज़ोर ना रहे, बेस आपका पूरी तरीके से पक्का हो जाए। बेस जितना मजबूत होता है आगे करने में उतनी आसानी होती है। आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो मैं आपको बोलता हूँ आगे आने वाले चैप्टरों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के दो पार्ट हैं, ये बात हम देख चुके हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शन 1 to 75 आता है। दूसरा है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शन 124 to 238 आता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्लाई होते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। मतलब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 1 to 75 में जो प्रोविजंस दे रखे हैं या जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं वो हर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर डिपेंड नहीं करता, नेचर चाहे उन कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी हो, नेचर के ऊपर हम बाद में अभी आगे आने वाले चैप्टरों में बात करेंगे, लेकिन हर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही अप्लाई होंगे हमारे जनरल प्रिंसिपल्स। और स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डील करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी जो हमारा सेक्शन 124 to 47 है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑफ प्लेस 148 to 81, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 to 238। अब ये होता क्या है, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज, इनके ऊपर हमारे पूरे चैप्टर हैं वो हमने पढ़ने हैं। लेकिन आप ये समझ जाओ ये जो है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ डील करते हैं कोई स्पेसिफिक केस में, स्पेसिफिक सिचुएशन में। अगर ये सिचुएशन होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होंगे, अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। जबकि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सिचुएशन नहीं देखते, वो काइंड नहीं देखते, हर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके ऊपर भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। ये जो प्रोविजन है सेक्शन 1 to 75 ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। अब बीच में क्या छूट गया, सेक्शन 76 to 122 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वर रिपील्ड 1930, ये आपको पता है। एंड सेपरेट एक्ट कॉल्ड सेल ऑफ गुड एक्ट वॉज इनेक्टेड। सिमिलरली सेक्शन 239 relating to partnership were repealed and in 1932 when the Indian Partnership Act was passed। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम ये देख लेते हैं।